लालच का फल। एक शिकारी था। वह शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। उसने कई दिनों से शिकार नहीं किया था। एक दिन उसका मन हिरण का मांस खाने का हुआ। दूसरे ही दिन वह हिरण का शिकार करने जंगल चला गया। जंगल में उसे एक सूअर दिखाई दिया। शिकारी ने सोचा, अच्छा अट्टा खट्टा शिकार मिला है, इसी सूअर का शिकार कर लेता हूँ। इसका कुछ मांस मैं खा लूँगा और बाकी बाजार में बेच दूंगा, जिससे मुझे अधिक पैसा मिलेगा। उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया ही था कि पास में उसे एक हिरण घास चरते हुए दिखाई दिया। शिकारी ने सोचा, इस सूअर का शिकार मैं बाद में कर सकता हूँ। अगर इस हिरण ने मेरी आवाज़ सुन ली तो यह भाग जाएगा और मैं इसका शिकार नहीं कर पाऊंगा। यह सोचकर शिकारी ने हिरण पर तीर चला दिया। निशाना अचूक था। तीर सीधा हिरण को लगा और कुछ ही पलों में उसने अपने प्राण त्याग दिए। शिकारी हिरण को मारकर बहुत खुश हो रहा था। उसके मन में लालच आ गया कि हिरण के साथ अब सूअर का भी शिकार करता हूँ, इससे मुझे दोगुनी आमदनी होगी और मैं ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। इस तरह का विचार कर शिकारी सूअर की तलाश करने लगा। उसे पास ही सूअर दिखाई दिया। शिकारी ने सूअर को देखा और उस पर भी निशाना साध कर तीर चला दिया। तीर इस बार भी सीधा शिकार को लगा। तीर लगने पर सूअर ने सोच लिया कि वह मरने से पहले उसे मारने वाले शिकारी को मार देगा। सूअर के शरीर से खून बह रहा था, फिर भी वह शिकारी की तरफ मुड़ा और उस पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में शिकारी और सूअर दोनों की ही मृत्यु हो गई। जो शिकारी सैकड़ों जीवों का शिकार कर चुका था, आज एक शिकार के हाथों उसकी हत्या कर दी गई। शिकारी का लोभ ही उसके विनाश का कारण बना। कहते हैं जब मृत्यु आती है तो किसी न किसी बहाने से आ ही जाती है। जब सूअर शिकारी पर हमला कर रहा था तब पास के पेड़ के नीचे एक सांप अपने बिल से बाहर निकलकर यह सब देख रहा था। शिकारी को मारने के बाद सूअर लड़खड़ाता हुआ सांप के ऊपर गिर गया और सूअर के शरीर से दबकर उस सांप की भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार उस छोटे से स्थान पर हिरण, शिकारी, सूअर और सांप चारों के शव पड़े हुए थे। उसी समय एक गीदड़ वहां आया और एक ही स्थान पर चार चार शवों को देखकर गीदड़ बहुत खुश हुआ और मन ही मन में सोचने लगा, बिना परिश्रम किए इतना सारा भोजन मिल गया। अवश्य ईश्वर मुझ पर मेहरबान है, तभी तो आज मेरे लिए इतने सारे भोजन की व्यवस्था कर दी है। अब मैं तरह तरह के जीवों का मांस चखूंगा। अब तो मेरा कई दिन आराम से बीतेगा। अब तो मेरे कई दिन सुखपूर्वक इन जीवों के मृत शरीर को खाकर बीत जाएंगे। गीदड़ को समझ नहीं आ रहा था वो पहले किसे खाए। कभी तो शिकारी का मांस खाना चाहता, तो कभी हिरण का, तो कभी सूअर का। फिर उसने निश्चय किया कि पहले शिकारी का मांस खाया जाए। उसने कभी इंसान का मांस नहीं खाया था। इसके बाद हिरण, उसके बाद सांप और उसके अंत में सूअर का मांस खाएगा। इस तरह उसका 1 माह बीत जाएगा। शिकारी के धनुष को देखकर गीदड़ उत्सुकतावश धनुष के पास गया। धनुष की डोरी चमड़े की थी। गीदड़ चमड़े को चबाने का प्रयास करने लगा। गीदड़ के चबाने से डोरी कमजोर हो गई और वह टूट गई। डोरी के टूटने से धनुष का एक सिरा बड़ी तेजी से उसके माथे को भेद कर बाहर आ गया, मानो उसका माथा फट गया हो और उसकी खोपड़ी निकल आई हो। इस प्रकार गीदड़ का लोभ उसके नाश का कारण बन गया। तो दोस्तों, कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, लोभ नाश का कारण है और हमें लालच नहीं करना चाहिए। जितना मिले हमें उसी में खुश रहना चाहिए। पत्नी के गुलाम। एक राज्य में नंद नाम का राजा राज्य करता था। राजा नंद अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली था। उसका राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था। राजा नंद की पत्नी अत्यधिक सुंदर थी, लेकिन स्वभाव से बहुत ही तीखी थी। राजा नंद अपनी पत्नी को अत्यधिक प्रेम करता था और उसके रूठ जाने पर उसे मनाने के लिए कुछ भी कर सकता था। राजा नंद का एक मंत्री था जो अत्यधिक विद्वान और शास्त्रों में पारंगत था। राजा अपने मंत्री पर बहुत भरोसा करता था और शासन चलाने में मंत्री की सलाह अवश्य लेता था। मंत्री की पत्नी का स्वभाव भी बहुत कठोर था। एक बार मंत्री की पत्नी रूठ गई और वह मनाने पर भी नहीं मान रही थी। तभी मंत्री बोला, प्रिय, तुम्हारा रूठना किस प्रकार से दूर कर सकता हूँ, मुझे बताओ। जो कहोगी मैं वही करूँगा, जिससे तुम प्रसन्न हो सको। मंत्री की पत्नी बोली, मैं तभी मानूंगी जब तुम अपने बाल मुंडवा लो और मेरे पैरों में गिरकर मुझे मनाओ, तभी मैं प्रसन्न होऊंगी। मंत्री ने वैसा ही किया।
जैसा कि उसकी पत्नी ने उसे बोला था। मंत्री के ऐसा करने से वह खुश हो गई। उसी दिन राजा की पत्नी भी रूठ गई और राजा के मनाने पर भी वह नहीं मानी। अंत में राजा ने कहा, प्रिय, तुम्हारा रूठना मेरी मृत्यु के समान है। तुम ही बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और मैं तुम्हें कैसे मनाऊं। राजा की पत्नी बोली, मैं चाहती हूं तुम्हारे मुंह में लगाम लगाकर तुम्हारे ऊपर बैठ जाऊं और तुम घोड़ों की तरह हिनहिनाते हुए दौड़ो। राजा ने रानी की इच्छा पूरी की और खुद घोड़ा बन गया। यह बात धीरे धीरे मंत्रिमंडल तक पहुंच गई। दूसरे दिन राज दरबार लगा था। राजा ने मंत्री को देखकर पूछा, मंत्री जी, आपने किस कारण से अपना सिर मुंडवाया है? मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, मैंने उसी कारण से सिर मुंडवाया है जिस कारण से पुरुष अपने मुंह में लगाम डालकर घोड़े की तरह हिनहिनाते हुए दौड़ लगाते हैं। यह बात सुनकर राजा बहुत लज्जित हुए और उन्हें अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी मर्यादा के विरुद्ध ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे लोगों के सामने हमें खुद ही शर्मिंदा होना पड़े। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पछतावा। एक मेहनती और ईमानदार नौजवान बहुत पैसे कमाना चाहता था क्योंकि वह गरीब था और बदहाली में जी रहा था। उसका सपना था कि वह मेहनत करके खूब पैसे कमाए और एक दिन अपने पैसे से एक कार खरीदे। जब भी वह कोई कार देखता तो उसे अपनी कार खरीदने का मन करता। कुछ ही साल बाद उसकी अच्छी नौकरी लग गई, उसकी शादी भी हो गई और कुछ ही वर्षों में वह एक बेटे का पिता भी बन गया। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, मगर फिर भी उसे एक दुख सताता रहता था कि उसके पास उसकी अपनी कार नहीं थी। धीरे धीरे उसने पैसे जोड़कर एक कार खरीद ली। कार खरीदने का सपना तो पूरा हो चुका था और इससे वह बहुत खुश था। वह कार की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता था और उससे शान से घूमता था। एक दिन रविवार का समय था और वह कार को रगड़ रगड़ कर धो रहा था, यहाँ तक कि गाड़ी के टायरों को भी चमका रहा था। उसका 5 वर्षीय बेटा भी उसके साथ ही था। बेटा भी पिता के आगे पीछे घूम घूम कर कार को साफ होते देख रहा था। कार धोते धोते अचानक उस आदमी ने देखा उसका बेटा कार के बोनट पर किसी चीज़ से खुड़च खुड़च कर कुछ लिख रहा है। यह देखते ही उसे बहुत गुस्सा आया। वह अपने बेटे को पीटने लगा। उसने उसे इतनी ज़ोर से पीटा कि उसके बेटे के हाथ की एक उंगली टूट गई। दरअसल वह आदमी अपनी कार को बहुत चाहता था और वह अपने बेटे की शरारत को बर्दाश्त नहीं कर सका। बाद में जब उसका गुस्सा कम हुआ तो उसने सोचा कि जाकर देखूं कि कार में कितनी खरोंच लगी है। कार के पास जाकर देखने पर उसके होश उड़ गए। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया था। वह फूट फूट कर रोने लगा। कार पर उसके बेटे ने खुड़च कर लिखा था, पापा आई लव यू। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी के बारे में हमें कोई गलत राय रखने से पहले या गलत फैसला लेने से पहले हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति ने वह काम किस नीयत से किया है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। काबिलियत की पहचान। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के पास एक बगीचा था जिसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे थे। दूर दूर से लोग वहाँ आते और बगीचे की तारीफ करते। गुलाब के पेड़ पे लगा पत्ता हर रोज़ लोगों को आते जाते और फूलों की तारीफ करते देखता। उसे लगता कि हो सकता है एक दिन कोई उसकी भी तारीफ करेगा। पर जब काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी उसकी किसी ने तारीफ नहीं की तो वो काफ़ी हीन महसूस करने लगा। उसके अंदर तरह तरह के विचार आने लगे। सभी लोग गुलाब और अन्य फूलों की तारीफ करते नहीं थकते, पर मुझे कोई देखता तक नहीं। शायद मेरा जीवन किसी काम का नहीं। कहाँ ये खूबसूरत फूल और कहाँ मैं। और ऐसे विचार सोचकर वो पत्ता काफ़ी उदास रहने लगा। दिन यूं ही बीत रहे थे। एक दिन जंगल में बड़ी ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगी और देखते ही देखते उसने आंधी का रूप ले लिया। बगीचे के पेड़ पौधे तहस नहस होने लगे। देखते देखते सभी फूल जमीन पर गिरकर बिखर गए। पत्ता भी अपनी शाख से अलग हो गया और उड़ते उड़ते तालाब में जा गिरा। पत्ते ने देखा कि उससे कुछ ही दूरी पर कहीं से एक चींटी हवा के झोंकों की वजह से तालाब में आ गिरी थी और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी।
चींटी प्रयास करते करते काफ़ी थक चुकी थी और उसे अपनी मृत्यु तय लग रही थी। तभी पत्ते ने उसे आवाज़ दी, घबराओ नहीं, आओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और ऐसा कहते हुए पत्ते ने उस चींटी को अपने ऊपर बैठा लिया। आंधी रुकते रुकते पत्ता तालाब के एक छोर पर पहुँच गया। चींटी किनारे पर पहुंचकर बहुत खुश हो गई और बोली, आपने आज मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है, सचमुच आप महान हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर पत्ता भावुक हो गया और बोला, धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से पहली बार मेरा सामना मेरी काबिलियत से हुआ है, जिससे मैं आज तक अनजान था। आज पहली बार मैंने अपने जीवन के मकसद और अपनी ताकत को पहचान पाया हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईश्वर ने हम सभी को अनोखी शक्तियाँ दी हैं। कई बार हम खुद अपनी काबिलियत से अनजान होते हैं और समय आने पर हमें इसका पता चलता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि किसी एक काम में असफल होने का मतलब हमेशा के लिए अयोग्य होना नहीं है। खुद की काबिलियत को पहचान कर आप वह काम कर सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस चैनल को सपोर्ट करिए। भिखारी का आत्मसम्मान। एक भिखारी किसी स्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ था। एक युवा व्यवसायी उधर से गुजरा और उसने कटोरे में 50 रुपये डाल दिए, लेकिन उसने कोई पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वह ट्रेन में बैठ गया। डिब्बे का दरवाज़ा बंद होने ही वाला था कि अधिकारी एकाएक ट्रेन से उतरकर भिखारी के पास लौटा और कुछ पेंसिल उठाकर बोला, मैं कुछ पेंसिल लूँगा, इन पेंसिलों की कीमत है, आखिर तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। उसके बाद वह युवा तेजी से ट्रेन में चढ़ गया। कुछ वर्षों बाद वह व्यवसायी एक पार्टी में गया। वह भिखारी भी वहाँ मौजूद था। भिखारी ने उस व्यवसायी को देखते ही पहचान लिया। वह उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। उसके बाद उसने उसके साथ घटी उस घटना का जिक्र किया। व्यवसायी ने कहा, तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे, लेकिन तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं है कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया। मुझ पर दया करने की बजाय मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आए। आपने कटोरे से पेंसिल उठाकर कहा, इनकी कीमत है। आखिरकार तुम भी एक व्यवसायी हो और मैं भी। आपके जाने के बाद मैंने बहुत सोचा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए कुछ अच्छा करने का फैसला किया। मैंने अपना थैला उठाया और घूम घूम कर पेंसिल बेचने लगा। फिर धीरे धीरे मेरा व्यापार बढ़ता गया। मैं कॉपी किताब एवं अन्य चीज़ें भी बेचने लगा और आज पूरे शहर में मैं इन चीज़ों का सबसे बड़ा थोक विक्रेता हूँ। मुझे मेरा सम्मान लौटाने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उस घटना ने आज मेरा जीवन ही बदल दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, खुद के लिए आप क्या राय स्वयं पर जाहिर करते हैं, क्या आप अपने आप को ठीक तरह से समझ पाते हैं। इन सारी चीज़ों को ही हम इनडायरेक्ट रूप से आत्मसम्मान कहते हैं। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये बातें उतनी मायने नहीं रखती, या कहें तो कुछ भी मायने नहीं रखती, लेकिन आप अपने बारे में क्या राय जाहिर करते हैं, क्या सोचते हैं, ये बात बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन एक बात तय है कि हम अपने बारे में जो भी सोचते हैं उसका एहसास जाने अनजाने में दूसरों को भी करा ही देते हैं, और इसमें कोई भी शक नहीं है कि इसी कारण की वजह से दूसरे लोग भी हमारे साथ उसी ढंग से पेश आते हैं। याद रखें कि आत्मसम्मान की वजह से ही हमारे अंदर प्रेरणा पैदा होती है, या कहें कि हम आत्म प्रेरित होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने बारे में एक श्रेष्ठ राय बनाएं और आत्मसम्मान से पूर्ण जीवन जिएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। संगति का असर। राम श्याम दो भाई थे। दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ा करते थे और यहाँ तक कि एक ही कक्षा में, किंतु राम पढ़ने में होनहार था, वहीं उसका भाई श्याम पढ़ने से बचता था और ना पढ़ने के ढेरों बहाने ढूंढता रहता था।
राम के दोस्त पढ़ने वाले थे और श्याम के दोस्त ना पढ़ने वाले और काम चोरी करने वाले थे। राम अपने भाई श्याम को उन दोस्तों से बचने के लिए कहा करता था, मगर श्याम उसे डांट लगा देता और कहता, अपने काम से काम रखो। श्याम के दोस्त घर से स्कूल जाने के लिए निकलते और रास्ते में ही कहीं चले जाते, कभी पार्क में बैठते, कभी जाकर कहीं खाना पीना करते और कभी कभी फिल्में देखने जाया करते थे। श्याम भी उनकी संगतियों में आ गया और वह धीरे धीरे स्कूल जाने से बचता रहता। श्याम भी उन दोस्तों के साथ बाहर में खाना पीना और घूमा करता था। राम उसके इस प्रकार की धोखाधड़ी से बहुत चिंतित था। श्याम से परीक्षा में फेल होने की बात भी कही, मगर श्याम ने नहीं मानी। एक दिन की बात है, श्याम स्कूल जा रहा था। उसके दोस्त मिल गए और उन्होंने कहा, आज स्कूल नहीं है, हम सभी अपने दोस्त हरी का जन्मदिन मनाने जाएंगे और बाहर खाना पीना खाएंगे और खूब मज़े करेंगे। पहले तो श्याम ने मना किया, किंतु दोस्तों के बार बार बोलने पर वह उनके साथ चला गया। श्याम और उसके मित्रों ने खूब पार्टी करी और उस दिन स्कूल नहीं गए। इस प्रकार का काम वह और उसके दोस्त रोज़ करते। एक दिन वह समय आ गया जब परीक्षा हुई, जिसमें श्याम और उसके दोस्त फेल हो गए। राम ने इस बार भी और बार की तरह प्रथम स्थान प्राप्त किया। श्याम अपने घर मार्कशीट लेकर गया, जिस पर उसके माता पिता ने देखा और बहुत उदास हुए। उन्हें उदासी हुई कि एक बेटा मेरा पढ़ने में इतना अच्छा है और दूसरा इतना नालायक। श्याम किसी भी विषय में पास नहीं हो पाया। श्याम के माता पिता को बहुत दुख हुआ और उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, मगर अंदर ही अंदर वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि अब मैं दूसरे लोगों को क्या बताऊंगा कि मेरा बेटा एक भी विषय में पास नहीं हो पाया। इस प्रकार श्याम ने अपने माता पिता को बहुत चिंतित होते हुए देखा, जिस पर उसे भी दुख हुआ। श्याम ने अपने माता पिता को भरोसा दिलाया कि मैं अगली परीक्षा में सफल होकर दिखाऊंगा। श्याम ने अपने उन सब दोस्तों को छोड़ दिया जिन्होंने उसकी सफलता में उसका मार्ग रोका था। उन सभी छल और कपट करने वाले दोस्तों को छोड़कर अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाया। नतीजा यह हुआ कि साल भर की मेहनत के बाद वह परीक्षा में सफल हो गया और विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इस पर उसके माता पिता को बहुत खुशी हुई और अपने पुत्र श्याम को गले से लगाकर उसे शाबाशी दी। श्याम को पता चल गया था कि जैसी संगति मिलेगी वैसा ही परिणाम मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही हम भी हो जाएंगे। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी अच्छे होंगे और गलत लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी उन्हीं जैसे गलत हो जाएंगे। मतलब ये है कि संगति में रहते हुए उससे वैसा ही गुण आता है, अर्थात अच्छी संगति का संगत करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। सबसे खूबसूरत। एक बार एक बूढ़े किसान ने अपनी संपत्ति का बंटवारा परिवार के बीच करने का फैसला किया। एक दिन उसने अपने बेटों से कहा कि तुम सब मेरे लिए एक एक कमीज़ लेकर आओ। जो सबसे अच्छी कमीज़ लेकर आएगा उसे मेरा मकान मिलेगा। दोनों बड़े लड़के शहर की ओर चल दिए, पर जो छोटा और भोला था वह सीधा जंगल की ओर निकल पड़ा। वह चलते चलते घने जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक मकान दिखाई दिया। दरवाजे पर ताला नहीं था। अंदर उसने एक खाने से सजी टेबल देखी। आसपास कोई नहीं था। उसे भूख लग रही थी और वह खाने पर बैठ गया। जब तक उसका पेट अच्छे से नहीं भर गया तब तक वह खाता रहा। उसके बाद डकार लेकर उसने दरवाज़ा खोला। वहाँ उसने एक सुनहरे रंग के सांप को एक कुर्सी पर बैठे देखा। उस सांप ने लड़के को देखकर कहा, तुम मेरी 1 वर्ष तक सेवा करो, फिर मैं तुम्हें बढ़िया सी कमीज़ ला दूंगा। तुम्हारा काम यह होगा कि हर रोज़ मुझे नहलाकर इस कुर्सी पर बैठाना होगा। लड़का राजी हो गया। उसे तो सभी प्राणियों से प्यार था। सांप की सेवा करने से वह भला क्यों मना करता। 1 वर्ष बाद सांप ने उससे कहा कि वह पास रखी अलमारी खोले। लड़के को वहाँ एक बेहद खूबसूरत कमीज़ दिखाई पड़ी। वह उसे लेकर सीधा अपने पिता के पास पहुँचा। उसकी कमीज़ देखकर दोनों भाइयों के चेहरे फीके पड़ गए। घर हाथ से जाता देख उन्होंने पिता से मन्नत की कि हमें एक और चीज़ लाने के लिए कहिए, इस बार हम ज़रूर सफल होंगे। पिता मान गया। उन्होंने आज्ञा दी, अब की बार तुम सब डबल रोटी मुझे लाकर दोगे। जिसकी सबसे अच्छी होगी वही मकान का हकदार होगा।
बड़े लड़के फिर नगर की ओर दौड़े और छोटा जंगल की ओर। वह फिर से उसी मकान में पहुंचा। ताज्जुब ये था कि अब की बार सांप चांदी सा सफ़ेद दिखाई दे रहा था। लड़के ने पूरी बात सांप को बताई। उसकी बात सुनकर सांप ने बोला, ठीक है, तुम 1 साल और मेरी सेवा करो। इस बार मुझे दिन में 2 बार नहलाना पड़ेगा। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। लड़का राज़ी हो गया और सेवा का क्रम चल निकला। जब साल पूरा हुआ तो उस भले लड़के को सांप ने इतनी स्वादिष्ट और नर्म डबल रोटी भेंट की कि पिता और भाई भौंचक्के रह गए। लेकिन भाई फिर भी हार नहीं माने और उन्होंने अपने पिता को उन्हें एक और परीक्षा देने के लिए राज़ी कर लिया। बूढ़े ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, जो सबसे खूबसूरत दुल्हन लाएगा उसे ही मेरा मकान मिलेगा। फिर क्या था, छोटा फिर से जंगल की ओर निकल पड़ा और फिर उसी घर में पहुंचा। अब की बार सांप सुनहरे सोने जैसा बैठा था। लड़के की ज़रूरत सुनकर वह बोला, ठीक है, तुम 1 वर्ष मेरी सेवा और करो। अब मुझे दिन में 3 बार नहलाना होगा, तभी तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। लड़के की सेवा फिर से आरंभ हो गई। वर्ष समाप्त हुआ और सांप से लड़के ने अपनी मांग दोहराई। सांप ने लड़के को बुलाया और कहा, मुझे तुम चूल्हे में डाल दो, मैं तुमसे विनती करूंगा, पर तुम सुनना ही मत। मैं गाली दूंगा तो भी तुम सुनना मत। लड़के को आश्चर्य तो हुआ, पर उसने वही किया जो उससे कहा गया। उसने चूल्हे की जलती लौ में सांप को उठाकर झोंक दिया। सांप चीखता चिल्लाता रहा और गालियां देता रहा, पर लड़के ने उसे अनसुना कर दिया। थोड़ी ही देर बाद सब आवाजें बंद हो गई और चूल्हे में से एक बहुत ही सुंदर लड़की बाहर आई। लड़का तो देखकर उसे खुशी से पागल ही हो गया। लड़की ने बताया कि वह एक राजकुमारी है। उसने चूंकि एक जादूगरनी के बेटे से शादी करने से मना कर दिया था, इसलिए उसे जादू से सांप बना दिया गया। 3 साल तक उस लड़के ने सांप के रूप में राजकुमारी की इतनी ईमानदारी से सेवा की कि जादू का प्रभाव समाप्त हो गया और वह फिर से राजकुमारी के रूप में आ गई। दोनों खुशी खुशी घर से बाहर आए। वहाँ एक बढ़िया गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। दोनों गाड़ी में बैठकर किसान के घर आए। राजकुमारी की सुंदरता के आगे दूसरी लड़कियों के चेहरे फीके पड़ गए। छोटा बेटा जीत गया था, पर उसने अपने सभी भाइयों को घर से नहीं निकाला और वे सभी साथ साथ सुख से रहने लगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बुद्धिमान तोता। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक तोता अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। उनका जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। एक दिन जंगल से गुजरते हुए एक शिकारी की दृष्टि तोते के बच्चों की खूबसूरत जोड़ी पर पड़ी। उसने सोचा कि राजा को देने के लिए ये तोते बहुत सुंदर उपहार है। वह उन तोतों को पकड़कर राजा के पास ले गया। जब उसने वे तोते राजा को उपहार के रूप में दिए तो राजा बहुत खुश हुआ और शिकारी को उसने 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए। राजमहल में लाए जाने के बाद तोते सबके आकर्षण का केंद्र बन गए। उन्हें सोने के पिंजरे में रखवाया गया। हर समय सेवक उनके आगे पीछे दौड़ते रहते। कई सारे प्रकार के ताजे फल उन्हें खिलाए जाते। राजा उनसे बहुत प्रेम करता था। राजकुमार भी सुबह शाम उनके पास आकर खेला करता था। ऐसा जीवन पाकर दोनों तोते बहुत खुश थे। एक दिन छोटा तोता बड़े तोते से बोला, भाई, हम कितने खुशनसीब हैं जो इस राजमहल में लाए गए और ऐसा आरामदायक जीवन पा सके। यहाँ हर कोई हमसे कितना प्यार करता है, हमारा कितना ख्याल रखता है। हाँ भाई, यहाँ हमारी ज़रूरत की हर चीज़ बिना मेहनत के हमें मिल जाती है। हमारा जीवन पहले से अधिक आरामदायक हो गया है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि यहाँ हमें हर किसी से प्रेम मिलता है। तोते को राजमहल का आनंदपूर्ण जीवन बहुत रास आ रहा था। लेकिन एक दिन सब बदल गया। वह शिकारी जिसने राजा को उपहार में तोते दिए थे, राज दरबार में फिर से आया। इस बार उसने एक काला बंदर राजा को उपहार में दिया। अब काला बंदर राजमहल में सबके आकर्षण का केंद्र था। सारे सेवक उसकी देखरेख में लग गए। उसके खाने पीने का विशेष ख्याल रखा जाने लगा। तोते के प्रति सबने ध्यान देना बंद कर दिया। यहाँ तक कि राजकुमार भी अब तोतों के स्थान पर बंदर के साथ खेलने लगा। यह देखकर छोटा तोता बहुत दुखी था। वह बड़े तोते से बोला, भाई, इस काले बंदर ने हमारी सारी खुशियाँ छीन ली हैं। इसके कारण अब हमारी ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। बड़ा तोता बोला, कुछ भी स्थायी नहीं रहता मेरे भाई, वक्त बदलते देर नहीं लगता। कुछ दिन बीते। बंदर काफ़ी शरारती था। एक दिन उसने महल में बहुत उत्पात मचाया।
सेवकों को भी बहुत तंग किया। राजकुमार भी उसकी हरकत से डर गया। राजा को जब बंदर की इस शरारत के बारे में पता चला तो उसने उसे जंगल में छोड़ देने का आदेश दे दिया। आदेश का पालन कर बंदर को जंगल में छोड़ दिया गया। उस दिन के बाद तोते फिर से महल में सबके आकर्षण का केंद्र बन गए। अब छोटा तोता बहुत खुश था। वह बड़े तोते से बोला, हमारे दिन फिर से वापस आ गए भाई। बड़ा तोता बोला, याद रखो मेरे भाई, समय कभी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए जब भी समय साथ ना दे तो दुखी नहीं होना चाहिए। बुरा समय है तो अच्छा समय भी आएगा। छोटे तोते को बड़े तोते की बात समझ में आ गई और उसने तय किया कि बुरे वक्त में वह धैर्य बनाकर रखेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं रहती। समय के साथ हर चीज़ बदलती रहती है, इसलिए मुश्किल समय में भी हमें अपने धैर्य को बनाकर रखना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। माता पिता की सेवा। गांव के पनघट पर 4 औरतें पानी भरने आई। पानी भरते भरते वे एक दूसरे से बात करने लगीं। चारों के एक एक पुत्र थे। बातों बातों में उन्होंने अपने पुत्रों के गुणों का बखान करना प्रारंभ कर दिया। पहली औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत ही सुरीली बांसुरी बजाता है। जो भी उसकी बांसुरी को सुनता है मंत्रमुग्ध हो जाता है। मैं ऐसा गुणवान पुत्र पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। दूसरी औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत बड़ा पहलवान है। इस गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में भी उसकी बहादुरी का डंका बजता है। ऐसा गुणवान पुत्र भगवान सबको दे। तीसरी औरत कहाँ पीछे रहती। वह बोली, मेरा पुत्र तो सबसे बुद्धिमान है। उससे अधिक बुद्धिमान इस पूरे गांव में नहीं। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते हैं। मैं ऐसा पुत्र पाकर धन्य हो गई। चौथी औरत ने सबकी बातें सुनी लेकिन कहा कुछ भी नहीं। इस पर वे औरतें उससे कहने लगी, बहन तुम भी तो कुछ कहो। तुम्हारे पुत्र में क्या गुण हैं? कोई ना कोई गुण तो उसमें अवश्य होगा। वह औरत बोली, क्या कहूँ बहनों, मेरे पुत्र में तुम्हारे पुत्रों की तरह कोई गुण नहीं है। उसकी बातें सुनकर तीनों औरतों ने गर्व से अपना सिर उठा लिया। कुछ देर में सबने पानी भर लिया और वापस के लिए अपना अपना घड़ा उठाने लगी। उसी समय पहली औरत का पुत्र हाथ में बांसुरी लिए वहां से गुजरा। उसने देखा कि उसकी माँ पानी से भरा घड़ा नहीं उठा पा रही है, किंतु वह अनदेखा कर बांसुरी बजाते हुए वहां से निकल गया। दूसरी औरत का पहलवान पुत्र कुछ ही दूरी पर कसरत कर रहा था। उसकी माँ कुएं से घड़ा उठाकर जैसे ही उतरी उसका पैर फिसल गया। किसी प्रकार वह संभल गई, किंतु पहलवान पुत्र अपनी माँ को नज़र उठाकर देखने के बाद भी उसके पास नहीं आया और अपनी कसरत में लगा रहा। तीसरी औरत का पुत्र भी वहां से किताब पढ़ते हुए निकला। उसकी माँ ने उससे कहा, पुत्र मैं दोनों हाथों से घड़ा पकड़े हुए हूँ, ये रस्सी जरा मेरे कंधे पर डाल दे। लेकिन वह अपनी माँ की बात अनसुनी करके वहां से चला गया। तभी चौथी औरत का पुत्र वहां आया और अपनी माँ के सिर पर घड़ा देखकर वह उसके पास गया और उसके सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखकर चलने लगा। कुएं के पास बैठी एक बुढ़िया ये सब देख सुन रही थी। वह बोल पड़ी, मुझे तो यहाँ बस एक ही गुणवान पुत्र नजर आ रहा है, वही जो अपने सिर पर घड़ा लिए जा रहा है। माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र से गुणवान पुत्र भला कौन हो सकता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि गुणवान वही है जो अपने माता पिता की सेवा करे और साथ ही सबकी सहायता के लिए तत्पर रहे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फूटा घड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास 2 घड़े थे। उन दोनों घड़ों को लेकर वह रोज अपने घर से बहुत दूर बहती एक नदी से पानी लेने जाया करता था। पानी भरने के बाद वह उन घड़ों को एक बांस की लकड़ी के दोनों सिरों पर बांध लेता और उसे अपने कंधों पर लाद कर वापस घर तक लाता था। रोज सुबह उसकी यही दिनचर्या थी। दोनों घड़ों में से एक घड़ा सही सलामत था, लेकिन दूसरा घड़ा एक जगह से फूटा हुआ था। इसलिए जब भी किसान नदी से पानी भरकर घर पहुंचता, एक घड़ा पानी से लबालब भरा रहता और दूसरे घड़े से पानी रिसने के कारण वह घड़ा आधा खाली हो चुका रहता था। सही सलामत घड़े को खुद पर बड़ा घमंड था कि वह किसान के घर तक पूरा पानी पहुंचाता था। दूसरी ओर फूटा घड़ा खुद को नीचा समझता था और हमेशा शर्मिंदा रहता कि वह किसी के काम का नहीं। उसे ग्लानि महसूस होती कि उसके कारण किसान की पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। एक दिन उस फूटे घड़े से नहीं रहा गया और उसने किसान से क्षमा मांगते हुए कहा, मालिक
मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं ठीक तरह से आपके काम नहीं आ पा रहा हूँ। किसान ने पूछा, क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? घड़े ने बताया, मालिक, शायद आप इस बात से अनजान हैं कि मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और नदी से घर तक पहुँचते पहुँचते मेरा आधा पानी रिस जाता है। मेरी इस कमी के कारण आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। यह सुनकर वह किसान उस घड़े से बोला, तुम दुखी मत हो, बस आज नदी से वापस आते हुए मार्ग में खिले हुए सुंदर फूलों को देखना, तुम्हारा मन बहल जाएगा। फूटे घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता हुआ आया। इससे उसका विचलित मन शांत हो गया। लेकिन जब घर पहुंचते ही उसने पाया कि वह पुनः आधा खाली हो चुका है तो उस पर फिर से उदासी छा गई। उसने किसान से कहा कि वह उसकी जगह कोई अच्छा और सही सलामत घड़ा ले ले। यह सुनकर किसान बोला, क्या तुमने ध्यान दिया कि बांस के जिस सिरे पर तुम बंधे रहते हो उस ओर के मार्ग में सुंदर फूल खिले हुए हैं, जबकि मार्ग के दूसरी ओर सूखी जमीन है। ऐसा नहीं है कि मैं इस बात से अनजान हूँ कि तुम फूटे हुए हो। यह बात जानते हुए ही मैंने मार्ग के उस ओर सुंदर और रंग बिरंगे फूल खिला दिए। जब मैं नदी से पानी भरकर लाता हूँ तो तुम्हारे द्वारा उन फूलों को पानी मिल जाता है और वे सदा उस मार्ग को हरा भरा रखते हैं। तुम्हारे कारण ही वह मार्ग इतना सुंदर हो पाया है, इसलिए तुम खुद को कम मत समझो। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं होता। इस दुनिया में हर इंसान को एक रोल मिला हुआ है जिसे हर कोई बखूबी निभा रहा है। इसलिए जो जैसा है हमें उसे वैसा ही स्वीकारना चाहिए और उसकी कमजोरियों के स्थान पर उसकी अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।